कह रहे सबको करनी है, ये अमेंडमेंट करेंगे ना। और आई हैव गॉन थ्रू द ड्राफ्ट यू हैव सेंड and it's almost okay. Maybe slight changes is required. फाइल भेजिए ना, कर दो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनस। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, अदरवाइज मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हैं? नमाज से पहले खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आज का टॉपिक इतना लेंदी नहीं है वैसे, शायद 1 घंटे से भी पहले खत्म हो जाएगा। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक कहावत है, मतलब सेइंग होती है, कहते हैं कि सर मेरी प्रैक्टिस तो जनरल है, बट फिलहाल अभी टॉपिक करते हैं स्टार्ट। देखें जी, एक सेइंग है, हमेशा लोग कहते हैं, कहावत है कि मर्द की जो है वो जबान एक होती है, एक जबान होती है, ठीक है। अगर हम इसको लीगल लैंग्वेज में देखें तो कानून भी यही कहता है, लॉ भी यही कहता है। अब लॉ इसको किस सूरत में कहता है? लॉ इसको स्टॉपल की सूरत में कहता है। बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट उसका भी, स्टॉपल का भी यही है कि अगर आपने एक दफा एक बात कही तो दोबारा आप उससे फिर मुकर नहीं सकते। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, लॉ ऑफ स्टॉपल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चीजों को सिंपल रखेंगे, ज्यादा इतना लेंथी टॉपिक है भी नहीं आज का। तो बेसिकली लॉ ऑफ स्टॉपल जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस का एक प्रिंसिपल है। अंडर चैप्टर 8 जो है इसको डिफाइन किया गया है। इसके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 114 है, 15 है एंड 16 है। अब देखें, बेसिक जो मीनिंग अगर हम इसकी समझें कि स्टॉपल का मतलब क्या होता है, तो जो इसकी बेसिक मीनिंग है वो ये है कि स्टॉपल वर्ड जो है इटसेल्फ वो फ्रेंच वर्ड स्टॉपेल से ड्राइव किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब है किसी को रोकना, स्टॉप करना। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसका काम क्या है, इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से, तो बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर एक बंदा जो है उसने एक कोई बात की है, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में रखूंगा, अगर कोई वो प्रीवियसली उसने कोई एक बात की है और उसके बाद सेम उसी चीज के ऊपर, सेम उसी प्रिंसिपल के ऊपर वो कोई दूसरी बात कर रहा है, उसने कल एक बात की थी, आज उसी सेम टॉपिक के ऊपर वो दूसरी बात कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रही है, तो उसमें फिर जो है उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एविडेंस उसको स्टॉप किया जाता है। वो बंदा जब उसने एक बात की तो दोबारा अपनी उस बात से मुकर नहीं सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ स्टॉपल का ये है जी, रहता है ना। अब लॉ ऑफ स्टॉपल जो है इसको, इसका पर्पस क्या है और जो है इसको क्यों यूज किया जाता है, तो इसके एक दो जो मेन पर्पसेस हैं वो ये है कि फ्रॉड से बचने के लिए लॉ ऑफ स्टॉपल को यूज किया जाता है, ठीक है सर। उसके साथ साथ लॉ ऑफ स्टॉपल जो है वो टाइम सेविंग के लिए भी होता है। अगर कोर्ट में आज आप एक बात कर रहे हो, आपको अलाउ है, फॉर सपोज लॉ ऑफ स्टॉपल जो है वो एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो आप कल कोई और बात करोगे, फिर उसको अलग साबित करने के लिए आप अलग चीजें लाओगे, उसमें अलग टाइम लगेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने एक बात कर दी तो वो एक बात जो है ऑन रिकॉर्ड हो गई, और उसके बाद आप उस बात से मुकर नहीं सकते। इससे एक तो क्या है, टाइम बचेगा। दूसरा क्या है कि आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर आप किसी को एक बात कह के उसको, उससे कोई काम ले रहे हो, उससे कुछ फायदा ले रहे हो, तो कल को आप उस बात से मुकर नहीं सकते कि नहीं ये तो मैंने कहा ही नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये तो इसका एक जनरल था कि लॉ ऑफ एस्टॉपेल का कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। अब इसके सेक्शंस को देखते हैं। मेन जो इसका सेक्शन है वो 114 है। बाकी दो सेक्शंस तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे जब आपको एस्टॉपेल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें सेक्शन 114 की अगर हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि when one person has by his declaration act or omission। अब तीन चीजें आ गई। वैसे क्या है, रिप्रेजेंटेशन आप किस तरीके से कर रहे हो, तीन चीजों से कर रहे हो। अब आप क्या तीन काम कर सकते हो, एक तो आपको एक बात डिक्लेयर करो, डिक्लेरेशन करो, ठीक है, या कोई आप ऐसा एक काम करो, ठीक है, या कोई आप जो है ओमिशन करो। उससे क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी अगर आप एक काम कर रहे हो, जैसे आपने कोई एक्ट किया या आपने कोई डिक्लेरेशन की, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceedings between himself and such person or representative to deny the truth of that thing। अब देखें, फॉर सपोज अगर आप अपनी किसी बात से आप कोई डिक्लेरेशन कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ओमिशन कर रहे हो जिससे आप अगले सामने वाले पर्सन को आप ये यकीन करवा रहे हो कि आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, उसके ऊपर जो है, उस आपकी बात के ऊपर अगला बंदा यकीन करता है, बिलीव करता है, और उस बिलीव करने के बाद उसके ऊपर कोई एक्ट करता है, अपनी पोजीशन को ऑल्टर करता है, ठीक है, जब ऑल्टर किया तो उसके बाद आप जो है कभी भी उस बात से मुकर नहीं सकते कि नहीं ये मैंने कहा ही नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर फॉर सपोज मैं आपको कह रहा हूं कि ये फ्लैट जो है, ये फ्लैट मेरा है और मैं सेल करना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे खरीदे। अब उसके लिए मैंने आपको कुछ भी किसी भी तरीके से मैंने आपको यकीन दिलाया, ठीक है, चाहे मेरी बातों से आपको यकीन आ गया, चाहे आपको मेरा कोई एक्ट ऐसा मैंने करके आपको दिखाया जिससे आपको यकीन हुआ कि वाकई ये फ्लैट मेरा है, कोई मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसकी वजह से आपने क्या किया, जहां आप रहते थे उस घर को सेल किया, पैसे आपने इकट्ठा किए, उसके बाद जब आप मेरे पास आए मुझे आपने पैसे दिए, तो उसके बाद जो है मैं उस बात से मुकर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे ऊपर जो है लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा। अब यहाँ पे मैं मुकर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं, अगर मैं आपको यकीन दहानी नहीं करवाता तो शायद आप वो काम ना करते, शायद आप अपना घर नहीं सेल आउट करते। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब एक बंदा किसी और बंदे को किसी बात के ऊपर यकीन दिलाए, और यकीन दिलाने के बाद वो सेकंड पर्सन जो है वो अपनी पोजीशन, जहां पे जिस चीज में वो है, जैसा वो है, उस चीज को ऑल्टर करे, पोजीशन चेंज करे, उस बात के ऊपर कोई एक्ट करे, तो उसके बाद फर्स्ट पर्सन जो है अपनी बात से मुकर नहीं सकता, उस पे लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक इसका लॉ ऑफ एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें कि भाई इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या है या किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस करता है, तो ये जो है लॉ ऑफ एस्टॉपल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर बिल्कुल जो है बेस करता है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। तो अब इसके अगर एसेंशियल पॉइंट्स को हम देखेंगे ना, तो पहली पॉइंट तो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ एस्टॉपल में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के तीन फॉर्म्स मैंने आपको बताए,
कुछ भी हो सकता है। आप बाय डिक्लेरेशन किसी को यकीन करवा सकते हैं अपनी बात के ऊपर, बाय ओमिशन करवा सकते हैं, बाय एक्ट करवा सकते हैं। इंटेंशनल, वैसे इस सेक्शन में तो लिखा हुआ है कि इंटेंशनली होना चाहिए, ठीक है, बट आगे अगर हम इसको थोड़ा सा जब इसकी सुपीरियर कोर्ट्स की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की कुछ जजमेंट्स पढ़ेंगे तो उनमें इसको थोड़ा सा वेरी किया गया है कि भाई इंटेंशन जो है उसमें नेसेसरी नहीं है। इसको आगे हम अभी समझेंगे, बट अभी के लिए इसकी एसेंशियल पॉइंट ये है कि एक तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के बाद आपकी एक उमीश इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं इस पर्सन को डिसीव करूं, इस पर्सन को इंड्यूस करूं कि ये मेरी बात पे यकीन करे और अपनी पोजीशन ऑल्टर करे। फॉर सपोज मैंने आपको कहा कि ये घर मुझसे खरीद लो, ठीक है, आपने खरीदने के लिए एफर्ट्स किए, आपने अपनी पोजीशन ऑल्टर की, और उसके बाद अब दो पॉइंट्स आ गए। एक तो हमारा क्या आ गया, रिप्रेजेंटेशन आ गई, इंटेंशन आ गई। इंटेंशन के बाद आप उस बात के ऊपर बिलीव करें, ये भी एक एसेंशियल पॉइंट है। इसको स्टॉपल को प्रीवेल करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, कि आपने उस बात के ऊपर बिलीव किया, ठीक है सर। बिलीव करने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ एक्ट किया। तो ये चार चीजें हैं जो कि इसकी एसेंशियल पॉइंट से किसी भी कोर्ट में या कहीं भी लॉ ऑफ स्टॉपल को अप्लाई करने के लिए चारों चीजों का होना बहुत जरूरी है। पोजीशन, अगर अगला बंदा, अगर सेकंड पर्सन जो है वो अपनी पोजीशन को ऑल्टर नहीं कर रहा, तो उसमें फिर लॉ ऑफ स्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। फॉर सपोज उसने बिलीव तो कर लिया, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की, ना उसने कोई उसको पैसे दिए कि हाँ भाई घर तुमसे मैं खरीद रहा हूँ तो ये पैसे ले लो, या कोई उसने ऐसा एक्ट नहीं किया, तो उस पे लॉ ऑफ स्टॉपल फिर जो है अप्लाई नहीं होगा। अब आगे इसमें चलते हैं। अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखें तो इसमें 7-8 ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं एक्सेप्शन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके माइंड में होनी बहुत जरूरी है जब भी हम स्टॉपल के बारे में बात करेंगे, तो उसमें ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर सपोज आपके पास कोई मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी एलएलबी कर रहे हैं, अगर आपको स्टॉपल का क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में आ जाता है एलएलबी में कि स्टॉपल क्या है, तो आपने सिर्फ सेक्शंस जो है सेक्शन 114, 115, 116 नहीं डिफाइन करने, बल्कि आपने पूरा एक जो है आउटलाइन बना के चलेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। जैसे कि आप पहले उसकी इंट्रोडक्शन करें, उसकी डेफिनेशन बताएं, उसकी मीनिंग बताएं, कहाँ से ये वर्ड जो है ड्राइव किया गया है। उसके बाद आप सेक्शन 14 पे आ जाएं, फिर आप उसके एसेंशियल पॉइंट्स बताएं, एलिमेंट्स बताएं। तो इससे क्या है, इससे आपका क्वेश्चन जो है और इन्हांस होता है, जो आपका आंसर होता है। अब देखिए एसेंशियल्स की बात करें ना इसके, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि एक स्टॉपल के अंदर अंदर ये चीजें होना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने अभी भी आपको चार चीजें बताई। उसके बाद और भी है जो कि मस्ट जो है उनको एक्सप्लेन करना है, होना चाहिए। देखिए एक तो है कि रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताई, और उसके साथ साथ दूसरा है कि आप रिप्रेजेंटेशन होने के बाद जो है इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन के बाद जो है आपके पास इसमें ये माइक पता नहीं किसी की अनम्यूट है, काइंड जो भी है काइंडली आप इसको जो है ना म्यूट कर दे, ये आई थिंक होस्ट है। खैर, तो इसमें अब पहला है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है इंटेंशन। इंटेंशन के बाद आप अगला जो सेकंड पर्सन है वो, उसको जो है उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करना होगा। अगर उसने बिलीव किया, बिलीव करने के बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज की, उसने अपना पोजीशन ऑल्टर की, तो उसकी ये चार चीजें आ गई और इसमें लॉ ऑफ स्टॉपल को अप्लाई करने के लिए। अब इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को टेक किया। देखें इसमें इम्पोर्टेंट, इसको हम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप फॉर सपोज, अगर मैं आपके साथ एक बात कर रहा हूँ, मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूँ कि आप मेरी बात पे यकीन करें कि ये घर मेरा है और आप ये घर मुझसे खरीदें,
अगर आप उस टाइम पे इस चीज से अवेयर हो, आपको फैक्ट्स का पता है कि नहीं ये घर इसका नहीं है, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप मेरी बात पे बिलीव कर रहे हो, बिलीव करने के बाद आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपने एक्शंस लिए और जो है आपने मुझे पैसे दिए, अब मैं मुकर गया, अब मुकरने के बाद जो है आप मेरे ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि एट द टाइम जब मैंने आपको बात की थी, आप फुल्ली अवेयर थे, आपको पता था फैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। इसमें एक जजमेंट है, वो ये कहती है कि द पर्सन क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ एन एस्टॉपल मस्ट शो दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द true state of the things. If he was aware of the real state of affairs और had means of knowledge, there can be no estoppel. अगर हमसे अगर कोई फॉर सपोज कोई पूछता है, एग्जाम्स में पूछता है, जुडिशियल एग्जाम्स में पूछता है कि भाई लॉ ऑफ एस्टॉपल में एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है कब अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, हालांकि चारों इंटेंशंस, चारों चीजें आ भी गई, आपको उसने रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशन की, आपने रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपने बिलीव किया, बिलीव करने के बाद आपने उस चीज के ऊपर जो है एक्ट भी किया, आपने अपनी पोजीशन को ऑल्टर भी की, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है कि फिर भी लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते? तो सिर्फ एक ही चीज है कि अगर आपको एट द टाइम जब मैं आपको ये बात कर रहा था, रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, तब आपको स्टेट्स का पता था, तब आप सारी बातों से वाकिफ थे कि हाँ ये चीज ऐसे है या नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपने किया तो फिर आपकी गलती है, यहाँ पे एस्टॉपल नहीं होगा फिर। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि इंटेंशन की ना, तो देखिए मेन सेक्शन जो 14 है उसमें लिखा हुआ है कि भाई इंटेंशन का होना जरूरी है, ठीक है, इंटेंशनली मैं आपको कॉज करूं, ठीक है, कि आप मेरी बात के ऊपर यकीन करें, लेकिन सुपीरियर कोर्ट या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है नंबर ऑफ जजमेंट्स में कि यहाँ पे जो है इंटेंशन जो है वो मैटर नहीं करती। अगर मैं फ्रॉडुलेंटली मैं किसी को जानबूझ के किसी को डिसीव कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये घर मेरा नहीं है, उसके बावजूद भी मैं अगर किसी को डिसीव कर रहा हूँ कि यार मैं इससे पैसे निकालूं, इसको यकीन दिलाऊं कि ये घर मेरा है, और इसको मैं बोलूं कि मुझे आप इतने पैसे दो और मैं आपको ये सेल आउट कर दूंगा, एक तो ये हो गया फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, शुरू से इंटेंशन थी। एक होता है मिस्टेकनली, आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, आपने कोई ऐसी बात की, या तो आपने मिस्टेकनली कर ली, आपकी इनोसेंटली कर ली, आपकी कोई मतलब आपकी कोई, वैसे कहने का मकसद है कि आपकी इंटेंशन आपको डिसीव करने की, मेरी इंटेंशन आपको डिसीव करने की नहीं थी, ठीक है, तब भी ये इररेलेवेंट जो है फैक्ट है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे कहती है कि आप यहाँ पे जो है लॉ ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई करने के लिए इंटेंशन मैटर नहीं करती, इंटेंशन आपकी इनोसेंट थी या फ्रॉडुलेंट थी, जो भी था, लेकिन यहाँ पे एस्टॉपल अप्लाई होगा, आपने एक बात एक दफा कर ली, उसको आपने दोबारा आप उस बात को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हम इसके काइंड्स की बात करें, तो बेसिक जो इसकी काइंड्स हैं वो है, दो काइंड्स हैं, इंपॉर्टेंट जो काइंड्स हैं वो है, दो काइंड्स हैं, एक तो है कि इसमें ऑन रिकॉर्ड जो चीज आ गई, एक वो एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड और एस्टॉपल बाय डीड, ठीक है। अब ये दो काइंड्स हैं एस्टॉपल के, जो कि अक्सर पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। अब देखें स्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, ये होती है चीज कोर्ट में, अगर आपने कोर्ट में वंस एक बात ऑन रिकॉर्ड कर दी, यस मैडम, ताहिरा, इसमें ओवरऑल इंटेंशन मैटर नहीं करती, वैसे सेक्शन में तो है कि इंटेंशनली आप किसी को कॉज करें, आप किसी को डिसीव करें 114 में, बट इसमें जब आप क्यूएसओ की बुक की आप कमेंट्री पढ़ेंगे, या आपको नंबर ऑफ जजमेंट्स आपको बहुत सारी ऐसी मिलेगी जहां पे इंटेंशन को जो इंटेंशन का एसेंशियल पॉइंट है उसको रिलैक्स किया गया है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एंड कट लिखा गया है कि इंटेंशन जो है वो मैटर नहीं करती, आप किसी को फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ रिसीव कर रहे हो या मिस्टेकनली आपने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर स्टॉपल अप्लाई होगा। अगर मैं जो है
अगर मैं ये कहूं कि मेरी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी कि मैं आपको डिसीव करूं कि आप मुझसे घर खरीद लो, आप मुझसे प्लॉट खरीद लो, हालांकि ये मेरा है भी नहीं। ठीक है, एक हो गया ये। एक हो गया कि भाई मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, या जो है फॉर सपोज मैंने वाकई ये प्लॉट जो है मेरा था, मैंने बेचना चाहा, उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से मैं बेच नहीं सकता, या जो मेरा को ऑनर है, मेरा भाई भी इसमें हिस्सेदार है, अब वो इसमें एग्री नहीं हो रहा, तो अब इसमें क्या होगा? तो तब भी इसमें यही है कि आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती। आपने एक बात की है, स्टॉपल उस पे लगेगा, और आपने वो बात से मुकरना नहीं होगा, कंट्राडिक्शन आप पैदा इसमें नहीं कर सकते। तो खैर, इंटेंशन इसमें मैटर नहीं करती। काइंड्स की बात कर रहे थे, काइंड्स में एक तो है मैटर ऑफ रिकॉर्ड। वंस अगर एक चीज जो है ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में आ गई, उसके बाद आप उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, फॉर सपोज मैं आपको एक जनरल ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर सपोज एनआईसी के ऊपर आपने अपनी एक सर्टेन डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी। अब उसके बाद अगर आप बाद में बोल रहे हो कि नहीं ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो ये आप इस चीज से डिनाई नहीं करते हो, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड एक चीज ऑलरेडी आ गई है। इसी तरीके से अगर आप कोर्ट में कोई जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो, अब जो है किसी चीज से रिलेटेड, या कोई और जो एडमिशन करते हो वहां पे, तो उसके बाद आप उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। अब दूसरा इसमें है स्टॉपल बाय डीड। अब फॉर सपोज स्टॉपल बाय डीड क्या है कि फॉर सपोज मैं और आप किसी एक बात के ऊपर एग्री हुए हैं। ठीक है, अब फॉर सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये पेन जो है ये मैं आपसे खरीदूंगा। ठीक है, और आपने कहा कि ये पेन मैं आपको 50 रुपए में बेचूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा, और आप कल मुझे ये जो है इसकी पोजीशन दे दीजिएगा, तो हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो बात ये, कल जब मैं आपसे पेन लेने आता हूँ तो आप तब आप मुझे ये कहते हैं कि नहीं ये पेन 50 का कहाँ, मैंने बोला था ये तो 100 रुपए का है। तो जब आप एक चीज के ऊपर एग्री होते हैं, तो उसके बाद आप उसके ऊपर डिनाई नहीं करते हो। मतलब एक जब हम एक एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में हमने एक बात बोली, तो हम उसके बाद फिर उस बात से मुकर नहीं सकते। ठीक है सर, ये दो इसके काइंड्स थे। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि प्लीज की कौन ले सकता है स्टॉपल, फॉर सपोज अगर हम ये कहें कि स्टॉपल इसमें है तो सही, लेकिन स्टॉपल के लिए स्टॉपल का बेनिफिट अवेल कौन करेगा? तो स्टॉपल का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ अवेल वो करेगा जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिस पर्सन ने आपकी बात के ऊपर बिलीव किया, जिस पर्सन ने आपकी बात के ऊपर बिलीव करने के बाद कोई एक्ट किया। ठीक है, और अपनी पोजीशन को ऑल्टर किया, पोजीशन ऑल्टर करने के बाद उसने जो है आपको, चाहे वो हमने प्लॉट की बात की थी, कोई फ्लैट की बात की थी, मैंने आपको पैसे दिए। तो पैसे कहने का मकसद ये कि अगर जिसका लॉस होता है, स्टॉपल का बेनिफिट भी वही अवेल करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इसकी साइटेशन बता देता हूँ कि जो हमने अभी इंटेंशन की बात की ना, क्योंकि इसमें से इसको मोस्टली इसमें से बहुत सारे इंटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एक साइटेशन है पीएलडी 1991 कराची 239। इसमें कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव एन इंटेंशन बाय बी टू डिसीव और एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, he will be nonetheless stopped if he himself was acting under a mistake or misapprehension or innocently। तो इसमें ये है कि आपको इंटेंशन को इसमें देखना नहीं है कि क्या है या क्या नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट था सिंपल जो है लॉ ऑफ एस्टॉपल का। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी हमने इसमें कवर की कि एस्टॉपल की मीनिंग क्या है, स्टॉपल होता क्या है, डेफिनेशन स्टॉपल की क्या है। ठीक है, और इसके साथ जो है इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या है। एसेंशियल पॉइंट्स के साथ साथ हमने इसका देखा कि इंटेंशन इसमें लाजमी है कि नहीं है। ठीक है सर। अब आगे अगर हम इसकी बात करें, एक्सेप्शन हमने इसमें देखी, वो जरूरी है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप अवेयर हो फैक्ट से, तो आप स्टॉपल का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते, वहां पे स्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम सेक्शन 115 की बात करें आगे, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था, हमने 114 में देखा।
115 और 16 दोनों सिर्फ यही एक बात कहते हैं, कोई एज सच इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वो सिर्फ यही बात करते हैं कि स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। अब टेनेंट के ऊपर क्या स्टॉपल लगेगा और लाइसेंसी के ऊपर क्या स्टॉपल लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इस सेक्शन में यही है। अब इसको इसमें कोई एज सच इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा बीइंग अ टेनेंट, एज अ टेनेंट जो है यहाँ इस घर में मैं रह रहा हूँ, फॉर सपोज मैं अगर यहाँ इस घर में एज अ टेनेंट रह रहा हूँ, तो जिसका मैं टेनेंट हूँ, जो मेरा यहाँ का लैंड लॉर्ड है ना, उसकी मैं ऑनरशिप को डिनाई नहीं कर सकता। फॉर सपोज अब मैं यहाँ पे 5 साल रहूं, 6 साल रहूं, 10 साल रहूं, मैं इनकी ऑनरशिप को डिनाई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसके मालिक मकान जो है ये नहीं है और कोई और बंदा है। फॉर सपोज कल को कोई और आके उठ के बैठ जाए और बोले कि मैं हूं, तो मैं उसकी बात के ऊपर जो है उसकी बात को मान नहीं सकता, उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता, ना ही उसको मैं अपना मंथली जो रेंट है उसको जाके दे दूंगा, हाँ भाई तुम जो है ऑनर हो और ये रेंट जो है आपको। तो इसमें आपको टेनेंट को जो है वो स्टॉप किया जाता है कि आप जो है अगर एक दफा जिससे, चाहे उसके पास टाइटल है या नहीं है, कोई एजेंट है कोई भी है प्रिंसिपल का, अगर वो आपको एक घर फ्लैट आपको रेंट पे दे रहा है, तो जब रेंट एग्रीमेंट बनती है उसमें वो ओनर या लैंडलॉर्ड बनता है, आप टेनेंट बनते हो, तो उसके बाद जब तक आप उस टेनेंसी में हो तब तक आप उस शख्स की जो है टेनेंसी को डिनाई नहीं कर सकते हो, कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हो। अब सेक्शन 15 के बाद सेक्शन 16 भी सेम वैसा ही है। वो कहता है कि स्टॉपल, लेकिन यहाँ वहां पे टेनेंसी की बात थी, लाइसेंसी की बात थी, यहाँ पे है बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है, बैली है, लाइसेंसी है। अब ये जो टर्म्स हैं ये अलग से इनको समझने के लिए पूरे पूरे टॉपिक्स चाहिए, ठीक है। इनको मैं कवर करूंगा जब हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा बैली क्या होता है और ये सारी चीजें क्या होती हैं। लेकिन फॉर सपोज कि इसको आप इसको अभी के लिए ऐसे समझ लें कि फॉर सपोज मैंने अगर आपको कोई एक चीज, जैसे हम गाड़ी जो है रेंट पे, अक्सर आपने देखा होगा रेंटल कार्स वगैरह आपने देखी होगी, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे 24 घंटे के लिए गाड़ी दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आप जो है जिसने मुझे गाड़ी दी है वो बेलर है, जिसने गाड़ी ली है वो बेली है, ठीक है। तो बेली जो है वो कभी भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता कि इस गाड़ी का ओनर कौन है, जिससे वो गाड़ी लेगा, चाहे वो उसका रियल ओनर हो ना हो, ठीक है। लेकिन अगर फॉर सपोज गाड़ी मेरी है, मेरे अंडर में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो रेंट पे गाड़ियां दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो बंदा आपको रेंट पे गाड़ी दे रहा है तो आप इस चीज से डिनाई नहीं करोगे कल कि ये मालिक नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे सेक्शन 16 में 3 बंदों को स्टॉप किया जा रहा है कि भाई आप जो है जब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इशू किया जाएगा, तो जो ड्रॉअर उसका होगा, जो देने वाला होगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, कि इसके पास ये ऑथोराइज्ड ही नहीं था। दूसरा, जो बेली है वो बेली ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये बेलर जो है इसने जो मुझे गाड़ी दी है ये इसका मालिक नहीं है कल को, ठीक है। और लाइसेंसी, अब देखें फॉर इस हम ये सेक्शन दोनों क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक पर्पस क्या है पीछे, इसके जो है विजडम क्या है, ये सेक्शंस क्यों दिए गए। देखिए इसका सिंपल विजडम ये है कि क्योंकि इससे बेसिक क्या होता है कि आपको स्टॉप जो एक्चुअल स्टॉप किया जा रहा है वो आपको किसी थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट क्रिएट करने से स्टॉप किया जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर सपोज, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि फॉर सपोज आपको मैंने एक चीज दी और कल को उसका कोई और ओनर आके उठ के बैठ गया और वो बोले कि ये चीज मेरी, अब आप बीच में क्या करोगे? तो लॉ आपको ये कहता है कि जिस जिस बंदे ने आपको वो चीज दी है, ठीक है, जिस टाइम से आपको दी है उस टाइम से अभी तक वो उस चीज का ओनर है, आप उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, आपको उस चीज के ऊपर स्टॉप किया जाता है। अगर मैं, चाहे मैं मालिक हूं नहीं हूं, मैंने अगर आपको प्रेमिसेस रेंट पे दिए हैं, तो उस दिन से लेके आखिरी दिन तक आप मुझे एज ए लैंडलॉर्ड कंसिडर करोगे। कोई भी कल को आ जाए आप उसको नहीं मानोगे कि हाँ ये लैंडलॉर्ड है, क्योंकि टेनेंट आप मेरे हो। इस चीज से स्टॉप कर रहा है ताकि किसी थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट क्रिएट ना हो।
अब फॉर सपोज मैंने आपको गाड़ी रेंट पे दी, मेरी है नहीं है लेकिन मैंने आपको दी, फॉर सपोज मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, कुछ भी हूँ, तो जब तक मैंने आपको 24 घंटे के लिए गाड़ी दी है, 24 घंटे के लिए उसका ओनर आपके हिसाब से, आपके लिए उसका ओनर मैं हूँ। उस 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपके पास कोई और आ जाता है, वो बोलता है कि गाड़ी मेरी है, तो आप उस चीज के ऊपर आप वो चीज उसको डिलीवर नहीं कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे थर्ड पर्सन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको किसी थर्ड पर्सन इंटरेस्ट क्रिएट करने से रोकना। ये दो सेक्शंस थे जो कि हमने समझे। अब नंबर ऑफ टाइम्स इसमें से जुडिशियल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर उसमें सिर्फ जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई, जो मैंने आपको इंटेंशन की बात बताई, और जो मैंने आपको एसेंशियल पॉइंट्स बताए, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कि एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं स्टॉपेल के, और स्टॉपेल कौन से डॉक्टर ऑफ प्रिंसिपल पे बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस करता है, उसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं जो मैंने आपको 4-5 बताए। ठीक है, उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें अगर आप मजीद उसको एक्सप्लेन करो कि भाई फर्दर अभी जो इसमें न्यू अपडेट है जो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट है, वो ये कहती है, लॉ ये कहता है, बेसिकली सेक्शन ये कहता है, बट इसमें सुपीरियर कोर्ट्स की ये जजमेंट से अगर नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉ ऑफ स्टॉपेल जो है अप्लाई होगा। अगला बंदा बिलीव करे, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन हो वो क्लियर एंड कट होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और उसके बाद एसेंशियल पॉइंट्स भी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जितनी भी चीजें थी इसमें हमने कवर कर ली। बेसिक जो लॉ ऑफ एस्टॉपेल का कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ एविडेंस में आता है। ठीक है, और आई होप कि आपको ये टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। इतना लेंदी नहीं था, ना ही इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड था कि इसको ज्यादा इसमें टाइम दिया जाए या लगाया जाए। आई होप कि आपको आज का टॉपिक ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज की मीटिंग को यहीं एंड करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये स्टोपल की डिफिनेशन अगर थोड़ी सी रिवाइज कर दें। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, स्टॉपेल की जो डेफिनेशन है ना, आप इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख भी लें कि इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस बाय व्हिच पर्सन इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज और हर अर्लियर स्टेटमेंट। अब ये है कि आपने कोई लाजमी नहीं कि आपने यही पढ़नी है, यही लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, समझो आपको डेफिनेशन आ गई। स्टॉपेल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक बंदा जो है, अगर वो कोई अपनी एक स्टेटमेंट दे रहा है, कोई एक अगर बात कर रहा है, तो वो उस स्टेटमेंट से बाद में मुकर नहीं सकता जो कि उसने अर्लियर दी है, जो जो कि उसने प्रीवियस बात की है, उससे इन फ्यूचर वो फिर मुकर नहीं सकता। फॉर सपोज अगर कोर्ट में मैं आज अगर एक बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज इस तरीके से है, और मैंने वाकई इसको ऐसे बोला या नहीं बोला, तो उसके बाद फिर कल को मैं उस बात से मुकर नहीं सकता कि नहीं मैंने तो ये कहा ही नहीं है। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट, ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो फिर डेफिनेशन को कोई ऐसा सच कोई मसला नहीं है। डेफिनेशन तो आप खुद खुद से भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। हाँ सर। साइटेशन, साइट जी जी, बोले। सर बाय लीवी बाय एंट्री आर बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट बाय पार्टीशन और बाय एक्सेप्टेंस ऑफ एन स्टेट। इसमें सर स्टेपल की जो ये थ्री काइंड्स में ये जो थर्ड काइंड है यार ब्यास।
आवाज समझ नहीं आ रही है आपकी, आप क्या बोल रहे हैं? सर ये जो एस्टोपल की मेन 3 काइंड्स है ना, हाँ हाँ। एक बाय रिकॉर्ड मैटर है, ऑफ एक बाय रिकॉर्ड, लर्निंग। जी। मैटर ऑफ रिकॉर्ड, डीड और वो पाइस। जी सर। हाँ हाँ, उनको सर क्या है? एक्सप्लेन कर दे सर। किसको? पाइस। पाइस वही है ना, पाइस का मतलब है कंडक्ट। जो कि मैंने आपको उस सेक्शन में पढ़ाया जब हमने शुरू में बात की कि आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो, चाहे वो आप कोई एक्ट कर रहे हो, एक्ट और कंडक्ट तो उसमें आ गया ना, कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो, कोई आप अगर ओमिशन कर रहे हो, या कोई अगर आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है, जिससे अगले बंदे को बिलीव होता है। ओके सर, ओके, समझ आ गया सर। थैंक यू। जी जी, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन नहीं है? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई एक मैं बेसिक, मेरा तो कॉन्सेप्ट यही होता है, कोशिश यही होती है कि मैं सीक्वेंस वाइज चलूं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आप जो है सारे स्टूडेंट्स ही हो, तो रैंडम रैंडम टॉपिक्स फिर आपको इतना समझ पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब इससे पहले मुझे नहीं पता कि आपने कभी क्यूएसओ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैंने डायरेक्ट आपको स्टॉपल पढ़ा दिया, तो इससे ये है कि बहुत समझना आपके लिए भी मुश्किल होता होगा। इससे पहले मैंने किया था कि जितने जो भी जो मैं पूरे स्टेच्यूट्स कवर कर सकता था, मैंने कोशिश की कि मैंने वो पढ़ाया आपको। जैसे मैंने लिमिटेशन का किया, एसआरए का किया, कि सारे आपको मैंने सीक्वेंस वाइज समझाए कि ताकि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए उनका। सर मेरा एक बट और ये, सवाल। जी जी। सर सर ये जो स्टेपल है, स्टेपल है और रेस जुडिकाटा है, इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है हम्म। सर, वो अगर इनकी, हाँ, एक्सप्लेन। इनमें भी डिफरेंस है। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैं बताता हूँ आपको। देखें, रेस जुडिकेटा, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता है कि रेस जुडिकेटा होता क्या है? जी सर। क्या होता है रेस जुडिकेटा? सर वो जो एक केस पेंडिंग होता है ना सर, उसको दोबारा जो। पेंडिंग नहीं होता। जी सर। सर एक केस जो डिसाइडेड हो और उस पर एग्जैक्टली, जजमेंट आ गई, दोबारा दाखिल नहीं कर सकते हैं। देखें, एक वो होता है कोर्ट्स का होता है, उसमें बेसिक आपकी कोर्ट जो है, कोर्ट से जुरिस्डिक्शन ले ली जाती है। वंस अगर आपका एक केस जो है वो डिसाइड हो गया, आप सेम मैटर के ऊपर, सेम पार्टीज के बीच में, सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों चीजों को लेके आप दोबारा से सेम सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक अलग चीज है। स्टॉपेल जो है वो बिटवीन पार्टीज होता है। वहां पे हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बिटवीन पार्टीज की बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ एक बात कर रहे हो अभी, कल को आप उस बात से डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे साथ एक बात अभी की है कि भाई मैं ये काम इस तरीके से करूंगा, तो आप मुझे इतने पैसे दो और ये सारी चीजें, ठीक है, मैंने आपके ऊपर बिलीव किया, मैंने आपके ऊपर बिलीव करके अपनी पोजीशन ऑल्टर की, मैंने एफर्ट्स किए। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करवाते तो मैं नहीं करता, ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए, अब कल को आप इस चीज से मुकर नहीं सकते। वो एक डिफरेंट चीज है, ये एक डिफरेंट चीज है। देखिए, रेस जुडिकेटा जो है वो क्या करता है कि प्रोहिबिट करता है कोर्ट्स को फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड। रेस जुडिकेटा बेसिकली कोर्ट्स के ऊपर एक बार इम्पोज करता है कि आप जो है इस मैटर को दोबारा नहीं सुनेंगे, सही है। लेकिन अगर जब हम अगर हम स्टॉपल की बात करेंगे, तो स्टॉपल में जो है आप पार्टीज को प्रोहिबिट करते हो, पार्टीज को रोकते हो कि नहीं भाई, कल आपने ये बात की थी, अब आप आज उस बात से मुकर नहीं सकते, आप उस बात को डिनाई नहीं कर सकते, आप उस बात को चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर, समझ आ गया है। कंफ्यूजन क्लियर हुई? नहीं हुई तो मैं दोबारा बता दूं, कोई इशू नहीं है। सर दोबारा बता दें। देखें, रेस जुडिकेटा जो होता है ना,
रेस जुडिकेटा का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोर्ट में एक केस चल रहा है आपका, वो केस जो है वो डिसाइड हो गया, ठीक है, वो ऑन मेरिट्स डिसाइड हुआ है। अब डिसाइड होने के बाद आप जो है सेम केस, दोनों पार्टीज भी सेम है, मसला भी सेम है, कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, जो है आप अब उस केस को वापस दोबारा से फाइल नहीं कर सकते हो। फॉर सपोज आपने एक केस मेरे अगेंस्ट में फाइल किया, वो केस डिसाइड हुआ मेरे फेवर में, आपके फेवर में नहीं हुआ, तो आप दोबारा चले गए उसी कोर्ट में, दोबारा वही जो है आपने केस फाइल करने की कोशिश की। तो रेस जुडिकेटा जो है वो सेक्शन जो है वो बेसिकली कोर्ट्स के ऊपर एक बार इम्पोज करता है कि आपने एक दफा एक केस जो है वो डिसाइड किया, तो आप दोबारा से अब उस केस को नहीं सुन सकते। वो रेस जुडिकेटा बेसिकली उस कोर्ट से वो जुरिस्डिक्शन दोबारा सुनने की ले लेता है। वो कोर्ट दोबारा उसी मैटर को नहीं सुन सकता शुरू शुरू से। उसमें आप अपील्स में जा सकते हो, बाकी जितने भी आपके पास रेमेडीज हैं वो अवेल कर सकते हो आप, लेकिन नए तरह से आप दोबारा नया सूट फाइल नहीं कर सकते। तो रेस जुडिकेटा कोर्ट्स को बार करता है कि आप ये सूट दोबारा नहीं सुन सकते, उनकी जुरिस्डिक्शन को बार करता है कोर्ट्स की को। लेकिन अगर हम स्टॉपल की बात करें तो स्टॉपल प्रोहिबिट करता है, रोकता है पार्टीज को, कि अगर एक पार्टी आज एक बात कर रही है तो कल वो पार्टी उस बात से मुकर नहीं सकती, उस बात को डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। देखिए अगर कोर्ट सर में अगर मैं आज एक सर एडमिशन कर रहा हूं कि सर ये चीज इस तरीके से है, ठीक है, और कल को फिर मैं ही उस बात से मुकर रहा हूं कि नहीं ये बात इस तरीके से नहीं है, तो स्टॉपल यहाँ पे अप्लाई होगा। या फिर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार ये घर जो है ये मेरा है, हालांकि मेरा है भी नहीं, ये मेरा है, आप मुझसे ये खरीद लो, आपने मेरे ऊपर यकीन किया कि यार ठीक है मोहम्मद अच्छे हैं, या जो है ये कोई ऐसा इंसान नहीं है कि मेरे साथ धोखा करेगा, आपने मुझे इसकी डाउन पेमेंट कर दी, उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई ये तो मेरा घर है ही नहीं, तो उसके बाद आप कोर्ट में जाके ये अप्लाई कर सकते हैं, आप कोर्ट से जो है ये रेमेडी अवेल कर सकते हैं कि इसको स्टॉप किया जाए, ये अपनी बात से अब मुकर नहीं सकता। अगर इसने में अगर एक रिप्रेजेंटेशन की है तो अब ये उस बात से मुकर नहीं सकता। सिंपल स्टॉपल जो होता है वो यही होता है कि अगर आपने एक बात की तो आप दोबारा उस बात से डिनाई नहीं कर सकते हो, आप उस बात से चेंज नहीं हो सकते, उससे मुकर नहीं सकते। ये सर पार्टीज के बीच में होता है। सर स्टेपल जो पार्टीज के बीच में होता है, और रेस जुडिकाटा जो कोर्ट एक फैसले की डिसीजन दे देती है, फिर उसके बाद दोबारा वो उसको सुन नहीं सकते। सिंपल। नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती उसको। थैंक यू सर। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, वो फिर अलग समझने की बातें हैं कि अगर फ्रॉडुलेंट है तो वो एक अलग बात है, वो सारी चीजें। खैर यहाँ तक आप इतना समझ लें कि अगर एक कोर्ट जो है ऑन मेरिट्स एक केस को डिसाइड कर गई, कर लिया कि ये चीज इस तरीके से है, फिर आप उसी सेम केस को, अगर आप और मेरे बीच में फॉर सपोज कोई प्रॉपर्टी से लेके कोई केस है, कोई मसला है, आपने मेरे अगेंस्ट में केस फाइल किया, अब नो मैटर कि वो किसके फेवर में डिसाइड होता है, आपके फेवर में होता है या मेरे फेवर में होता है, तो हम में से कोई भी उस सेम केस को डिसाइड होने के बाद दोबारा फाइल नहीं कर सकता। सेम प्रॉपर्टी के ऊपर, सेम पार्टीज भी सेम है, प्रॉपर्टी भी सेम है, मसला भी सेम है, वो एक दफा डिसाइड हो गया तो हो गया। ठीक है सर, अभी टाइम भी ओवर हो रहा है, फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ाई करें अच्छे से। बस और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मीटिंग एंड करें भाई। थैंक यू सर, अभी कर लें। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बस बाकी 5-10 मिनट थे, तो ऐसा ना हो कि आप बोलें कि सर भाग गए जल्दी से आज, नहीं इसीलिए मैं नहीं। सोच रहा था चले, ओके, अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखें अपना।